नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 23 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 23 का जो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में अन्न भंडार बने होते थे। अगर बात की जाए हड़प्पा की, तो हड़प्पा में जो अन्न भंडार बने होते थे वो केवल ईंटों से बने होते थे। हड़प्पा की इन ग्रैनरी की बात करें तो हड़प्पा में जो है वो 6 अन्न भंडार, कितने अन्न भंडार मिले थे? 6 अन्न भंडार मिले थे। हड़प्पा से ही धोती पहने हुए मूर्ति की जो ये मिली थी, धोती पहने हुए जो मूर्ति है वो कहाँ पे मिली थी? हड़प्पा में मिली थी। उसी प्रकार बर्तन पे मछुआरों के चित्र, तो बर्तन पे मछुआरों के चित्र जो मिले थे वो भी हड़प्पा में ही मिले थे। अगर मैं हड़प्पन सभ्यता की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्थल है, जैसे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है? तो कालीबंगा की अगर बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है। और अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की मैं बात कर ही रहा हूँ तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके जो पतन का स्थल है वो कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछे जाते कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? बहुत बार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन आए। तो मोहनजोदड़ो से जो है वो मृतकों का टीला मिला। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। कांसे की एक नंगन नृत्य की मूर्ति, तो कांसे की एक नंगन नृत्य की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगीज। पुर्तगीज ही भारत सर्वप्रथम आए थे और सबसे बाद में जो भारत से गए वो भी पुर्तगीज थे। सबसे पहले जो पुर्तगीज भारत आए थे वो कौन थे? तो वो थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहले पुर्तगीज थे जो भारत आए थे। कब आए थे? 1498 में। कहाँ पे आए थे? क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में डिटेल से पूछे जाते हैं। 1498 में ये भारत आए थे। और देखिए भैया, ये आए थे कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह, वहाँ पे आए थे और वहाँ पे इनका राजा जमूरीन के द्वारा स्वागत किया गया था। वास्को डी गामा भारत 3 बार आते हैं। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में 2 कारखाने भी खोले गए थे। एक हुगली में खोला गया था, एक बंदेल में खोला गया था। हुगली में जो कारखाना खोला गया था वो अकबर की अनुमति से खोला गया था। और जो कारखाना इन्होंने बंदेल में खोला था वो शाहजहाँ की अनुमति से खोला था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलेंड्री इन द हिमालयाज पुस्तक के लेखक है। देखिए, पॉलेंड्री इन द हिमालया जो पुस्तक है ये लिखी गई है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो है सिरमौर में सेशन जज के रूप में, तो वाई एस परमार ने कहाँ पे सेशन जज के रूप में काम किया था? तो सिरमौर जिले से ये आते हैं और वहीं पे इन्होंने सेशन जज के रूप में काम भी किया था। इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। वो बुक है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश इट्स स्टेट एंड शेप जो बुक है वो भी वाई एस परमार के द्वारा ही रिटन की गई है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो डीएन मंजूमदार, क्योंकि ऑप्शन में नाम दिया है डीएन मंजूमदार, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हिमालय पॉलेंड्री। देखिए, अगर आएगा पॉलेंड्री इन हिमालयस तो है वाई एस परमार, लेकिन हड़बड़ाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है हिमालयन पॉलेंड्री, उल्टा आ सकता है। तो ये है डीएन मंजूमदार। राहुल सांस्कृत्यान की बात कर लेते हैं, ऑप्शन में इनका नाम भी दिया है। राहुल सांस्कृत्यान के द्वारा बुक लिखी गई है किन्नर देश। आज जो मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हर दिन मेरी वीडियो 7 बजे आती है, लेकिन किसी कारण की वजह से आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। इसके बाद बात करता हूँ। देखिए, एलसी पांडे ने भी एक बुक लिखी है। एलसी पांडे की जो बुक है वो है प्राचीन हिमाचल किताब। तो प्राचीन हिमाचल जो किताब है वो लिखी गई है एलसी पांडे के द्वारा। देखिए, शांता कुमार ने भी बहुत सारी बुक जो है रिटन की है, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, लाजो पुस्तक, और धरती है बलिदान की, है ना, राजनीति एक षड्यंत्र। तो ये सारी बुक से जो है ये शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। और हिमाचल प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कांग्रेसी नहीं थे तो वो भी शांता कुमार जी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात करें संजय जल विद्युत परियोजना की, तो संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको भाभा परियोजना भी कहा जाता है, तो ये किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पे भैया? किन्नौर जिले में। कितने मेगावाट की है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है। तो ये 120, कितने मेगावाट की है? 120 मेगावाट की है। 1989 में इसका जो कार्य है वो पूर्ण हुआ था। और किन्नौर में देखिए, संजय जल विद्युत परियोजना तो किन्नौर में। इसके अलावा भी बहुत सारी परियोजना है जो कि किन्नौर में है, जैसे शोंगटोंग करछम परियोजना। शोंगटोंग करछम परियोजना जो है ये 402, कितने मेगावाट की है? 402 मेगावाट की है। ये सतलुज नदी पे निर्मित है। ये भी किन्नौर जिले में है। किन्नौर जिले में रुकती परियोजना है।
रुकती परियोजना किन्नौर जिले में। कशांग स्टेज 1 परियोजना बहुत बार पूछी गई है और मैक्सिमम टाइम बच्चे गलत कर देते हैं। कशांग स्टेज 1 परियोजना जो है ये 65 मेगावाट की है और ये भी किन्नौर जिले में। वसपा 2 परियोजना भी है। वसपा 2 परियोजना किन्नौर जिले में। अगर वसपा 2 किन्नौर में तो वसपा 1 भी कहाँ पे, ये भी किन्नौर में है। करछम बांगटू, देखिए एक है शोंगटोम करछम परियोजना, ये अलग है और करछम बांगटू अलग है। करछम बांगटू परियोजना सतलुज नदी पे है। कितने मेगावाट की है भैया? 1000 मेगावाट की है। यहाँ से मेगावाट भी पूछा गया है। तो ये सारी परियोजना किन्नौर जिले में हमने देखी। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक क्वेश्चन और यहाँ पे बचा है। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश अगर राज्य सूचना आयोग की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो स्थापना है वो 2006 में हुई थी। देखिए अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये आर.डी. धीमान है। क्या नाम है इनका भैया? आर.डी. धीमान जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हिमाचल प्रदेश के। अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें कि जो ये राज्य जो चुनाव आयुक्त है, इसके आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सलाह किसकी ली जाती है? तो सलाह मुख्यमंत्री की होती है और जो विपक्ष के नेता होते हैं उनकी सलाह ली जाती है। जैसे वर्तमान में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में विपक्ष के जो नेता है हिमाचल प्रदेश में ये है ठाकुर जयराम सिंह। ठाकुर जयराम ठाकुर जी जो है वो क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान में विपक्ष के नेता भी है। और अगर बात करूं मैं केंद्र में भारत में विपक्ष के नेता कौन है, तो वह है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता है, ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है वो मल्लिका अर्जुन खड़गे। और सदन के नेता कौन है राज्यसभा में? जे.पी. नड्डा। दोनों बातें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अगर प्रथम कुलपति की बात करते हैं तो इसके प्रथम कुलपति थे डॉक्टर आर.के. सिंह। पूरा जो नाम है इनका वो है डॉक्टर रामकरण सिंह। डॉक्टर रामकरण सिंह की अगर बात की जाए ये तो पहले कुलपति थे हमारे विश्वविद्यालय की एच.पी. यूनिवर्सिटी के, जिसको हम एच.पी.यू. के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कल के लिए ये भी आ सकता है कि एच.पी.यू. की स्थापना कब हुई है? डिटेल से बता दिया है मैंने पिछले वीडियो में, 1970 में। 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। देखिए एच.पी.यू. के साथ साथ अब एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई, एस.पी.यू. एस.पी.यू. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? क्वेश्चन सीधा तो पहले ही आता है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे? मंडी में है। हिमाचल प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई है, जो कि धर्मशाला में स्थित है। उसी प्रकार डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, ये नौनी में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और जो हमारा डॉक्टर जो वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी है जो कि नौनी सोलन में है, इसके कभी कभार वाइस चांसलर पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इनका नाम है एम.आर. ठाकुर। क्या नाम है भैया? एम.आर. ठाकुर। जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, ये नौनी यूनिवर्सिटी के क्या थे भैया? वाइस चांसलर थे। ये आपको याद रखना है। देखिए कृषि विश्वविद्यालय भी हिमाचल प्रदेश में है, जिसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये पालमपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। और अगर आई.आई.टी. की अगर बात की जाए तो एन.आई.टी. की जो स्थापना है वो इसका पहले नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब कि ये बना था, लेकिन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इसका नाम एन.आई.टी. पड़ा था 2002 में। एन.आई.टी. कहाँ है? एन.आई.टी. हमीरपुर में है। आई.आई.टी. कहाँ पे है? देखिए आई.आई.टी. की बात करता हूँ तो आई.आई.टी. मंडी के कमंद में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई.आई.एम. कहाँ पे? तो आई.आई.एम. जो है वो सिरमौर के धौलाकुआं में स्थित है। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सन 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन कितने जिलों के साथ हुआ? जब हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 4 जिलों के साथ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, SMMC ट्रिक याद रखना है। SMMC का मतलब है सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। जब हिमाचल का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को, तो 4 जिले होते हैं भैया। चीफ कमिश्नर के रूप में इसका जो है वो गठन होता है। और उस समय हिमाचल में 30 रियासतें होती हैं, जिसमें कि 26 जो है वो पहाड़ी रियासतें होती है और 4 पंजाबी रियासतें होती है। तो 26 शिमला हिल स्टेट की रियासतें होती है और 4 पंजाबी रियासतें होती है। ये क्वेश्चन डिटेल से अगर पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के, बहुत बार बोला है भैया, एनसी मेहता। एनसी मेहता पहले चीफ कमिश्नर है। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर तो इनका नाम है ईपी मून। क्या नाम है? ईपी मून। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की गठन की, तो गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। इसके बाद 1951 में बनता है पारसी।
1956 में बनता है भैया यूटी, और 1971 में बनता है हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य। कौन सा राज्य है? 18वां राज्य। तो एक एक बात आपको याद रखनी है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धामी गोलीकांड की घटना कब हुई? अगर बात की जाए धामी गोलीकांड की, धामी गोलीकांड की जो घटना है वो एग्जैक्ट अगर मैं बात बोलूँ तो 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड की स्थापना हुई थी। और धामी गोलीकांड हुआ था, और धामी गोलीकांड का जो नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम था भागमल सोथा। भागमल सोथा जी नेतृत्व कर रहे थे धामी गोलीकांड का, और धामी गोलीकांड में बहुत सारे लोग घायल हुए थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिरमौरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में ही हुई थी। उसी प्रकार धामी प्रेम प्रचारणी सभा, एक धामी प्रेम प्रचारणी सभा भी है, इसकी स्थापना भी 1939 में ही हुई थी। तो आपको सिरमौर प्रजामंडल और धामी प्रेम प्रचारणी सभा दोनों याद रखना है कि इसकी स्थापना 1939 में ही हुई है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एक धामी रियासत भी थी। धामी रियासत की अगर बात करते हैं तो धामी रियासत की स्थापना राजा गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। और अगर धामी रियासत की बात करें तो धामी रियासत की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो धामी रियासत की जो राजधानी है वो हलोग में स्थित है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए धामी से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है कि 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया, बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा को देखिए संसार चंद के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अमर सिंह थापा की बात आ रही है तो संसार चंद तो आएगा ही आएगा। देखिए संसार चंद ने जो है वो बिलासपुर के कुछ राजाओं पे, सिरमौर के कुछ राजाओं पे अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। बिलासपुर के राजा महानचंद ने तंग आकर जो है वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को बुलाया था। बिलासपुर के राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को बुलाया और अमर सिंह थापा ने संसार चंद पे आक्रमण कर दिया 1805 में कांगड़ा पर। तो कांगड़ा किले पे इसने आक्रमण किया और संसार चंद को बुरी तरह से हरा दिया। किस जगह पे इनका युद्ध हुआ? तो महल मोरियो। कहाँ पे हुआ भैया? महल मोरियो नामक जगह पे इनका जो है वो क्या होता है? युद्ध होता है। ये मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। और इसके बाद जो है वो संसार चंद जी भाग जाते हैं और कांगड़ा किले पे शरण ले लेते हैं, और इसके बाद ये महाराजा रणजीत सिंह से मदद भी मांगते हैं और 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी की संधि भी करते हैं संसार चंद जी। अगली क्वेश्चन की बात कर, अब थोड़े हम इंडियन जीके के क्वेश्चन जिसको हम एसएस बोलेंगे, ज्योग्राफी के एसएसटी आप जिसको बोलते हैं। ग्रहिकाओं की अपनी कक्षाएं होती है, ये इन ग्रहों के मध्य होते हैं। देखिए ये बोल रहा है एस्ट्रॉयड हैव ऑर्बिट्स बिटवीन विच प्लैनेट्स। एस्ट्रॉयड आपने सुने होंगे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह की अपनी कक्षाएं होती है, और इन ग्रह के मध्य जो ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति जो है इन ग्रहों के बीच टोटल 8 ग्रह होते हैं। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। टोटल 8 ग्रह होते हैं और इन्हीं 8 ग्रह के बीच में पाए जाते हैं एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह। तो मंगल चौथे नंबर पे आता है और 5वें नंबर पे जो ग्रह आता है वो है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ये आपको याद रखना है। मंगल से आपको याद आता होगा मंगलयान, मंगलयान लॉन्च किया था भारत वाले ने। मंगलयान कब लॉन्च किया गया? और अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आप गलत कर देते फिर बोलते कि गलत हो गया। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया। मंगल ग्रह वही ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मंगलयान है ये 5 नवंबर 2013 को तो लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ पड़ता है श्रीहरिकोटा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है सर। क्वेश्चन ये भी आएगा कि चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया? तो चंद्रयान 1 जो छोड़ा गया वो छोड़ा जाता है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 जो छोड़ा जाता है वो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा जाता है, और चंद्रयान 3 जो छोड़ा जाता है वो 14 जुलाई 2023 को छोड़ा जाता है। हर एक बात आपको डिटेल से सुननी है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर फास्ट बता रहे हैं तो आप स्लो प्लेबैक स्पीड कर सकते हैं सेटिंग से, आप उसको स्लो भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रहों की बात कर लेते हैं। सोलर सिस्टम में लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस और डीमोस। बृहस्पति जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार बुध जो है सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। शुक्र, वीनस जिसको भोर का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ से एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से हमसे जुड़िए। हमारे बैच जो है वो अभी रनिंग में चल रहे हैं। ये हमारा नंबर है 7876145409। आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं हमसे। और इन बैचों की जो फीस है वो 499 मंथ है, और पूरे कोर्स की फीस हम आपको बता देंगे। आप इस नंबर पे पूरा कांटेक्ट कर ले हमसे। इसमें मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूँ कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह। मंगल हो गया। शनि ऐसा ग्रह जिसके नीचे वलय पाई जाती है, और इन वलयों की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। तो डिटेल से हम हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि डोल ड्रम है।
डोलड्रम्स होते हैं जो निम्न दाब वाले विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, डोलड्रम। मतलब कि वो एरिया जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है उन वो उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है। इक्वेटोरियल रीजन की अगर मैं बात करूँ तो इक्वेटोरियल रीजन में ये मिलते हैं, और थंडरस्टॉर्म, हैवी रेन ये लाते हैं डोलड्रम। थंडरस्टॉर्म भी लाते हैं, आंधी तूफान भी लाते हैं, हैवी रेन भी लाते हैं डोलड्रम। और ये जो है 5 डिग्री नॉर्थ से जो है वो 5 डिग्री साउथ तक ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं जानेंगे हम डोलड्रम के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पीला समुद्र स्थित है। पीले समुद्र की बात करते हैं तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है पीला समुद्र। और पीला समुद्र की बात करते हैं तो देखिए पीला समुद्र में जो है वो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्टेट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेट की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिडा की स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। पाक स्टेट जो है वो इंडियन ओशियन को श्रीलंका से जोड़ता है। वे ऑफ और इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है पाक स्टेट। देखो मैंने ये पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। सुंडागर्त जो है वो जावा सी को इंडियन सी से जोड़ता है, और आपका जो बेरिंग स्ट्रेट है वो आर्कटिक सी को बेरिंग सी से जोड़ता है। उसी प्रकार जो है आपको याद रखना है डोबर स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। तो ये कुछ सी मैंने आपको, कुछ खाड़ियाँ आपको बताई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संधियाँ बताई। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। कौन सी एक नकदी फसल है? देखिए नकदी फसल की बात कर रहा है। देखिए मक्का नकदी फसल है नहीं है, आलू, चना। देखिए रबड़ जो है वो क्या है, एक नकदी फसल है। देखिए गन्ना भी एक नकदी फसल की में ही आ जाएगी। यहाँ पे मैं राबी और खरीफ की फसलों की बात कर लेता हूँ। देखिए राबी जो फसलें हैं वो अक्टूबर और दिसंबर में उगाई जाती है। देखिए जो हमारी राबी फसलें हैं वो अक्टूबर और दिसंबर में उगाई जाती है, और इनको जो काटा जाता है वो अप्रैल और मई के महीने में काटा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि राबी की फसलों में कौन कौन सी आती है। तो राबी की फसलों में आएगा जैसे कि सूरजमुखी हो गया, आपका गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, जई हो गया, दाल हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, धनिया, जीरा। तो ये सारा का सारा जो है वो किस में आएगा, एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि परीक्षाओं में आता है। राबी की फसल अक्टूबर दिसंबर में उगाई जाती है, अप्रैल मई में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, सूरजमुखी, जई, दाल, सरसों, अलसी, धनिया। तो ये सारा का सारा जो है वो किस में आता है, आपका राबी की फसलों में आता है। उसी प्रकार खरीफ की फसल, अगर खरीफ की फसलों की बात करता हूँ तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में उगाई जाती है खरीफ की फसल, और इसको जो काटा जाता है वो सितंबर और अक्टूबर में काटा जाता है। और ये भी आपको याद रखना है खरीफ की फसलों में क्या क्या आएगा। तो खरीफ की फसलों में चावल आएगा, मक्का आएगा, बाजरा आएगा, सोयाबीन आएगा, कपास आएगा। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस में आने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है खरीफ की फसलों में आने वाली। तो आज के लिए हम यहाँ से इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी मैंने फास्ट बनाई क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। हर दिन मेरी वीडियो 7 बजे आ रही है, आज मेरी वीडियो 8 बजे के तकरीबन आपके बीच पहुंच रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एक बार हर हर महादेव। और अगर आप हमारे बैच से अभी नहीं जुड़े हैं, आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो वो भी हम आपको बहुत जल्द अवेलेबल करवा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में साइकोलॉजी के नोट्स आप चाहते हैं तो वो भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।